हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस चौथे क्लास में हम लोग बात करेंगे फिनटेक रिवॉल्यूशन के बारे में, डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक क्रांति के बारे में। देखिए, आप लोगों को भी पता है कि अभी डिजिटल इंडिया हम लोग के यहाँ बहुत एक फेमस वर्ड हो गया। डिजिटल इंडिया मतलब कि जितने भारत के जितनी भी सारी व्यवस्थाएं हैं, पेमेंट से रिगार्डिंग, बैंकिंग से रिगार्डिंग, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी व्यवस्थाएं क्या हो गई हैं? डिजिटल हो गई हैं। डिजिटल का मतलब क्या हो गया? ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो मोबाइल से या लैपटॉप से या ऑनलाइन माध्यम में ही की जाएंगी। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटली। अब सबसे बड़ा इशू ये रहा हम लोग के साथ में कि पहले हम लोग क्या करते थे कि बैंक में जाते थे। बैंक में जाने के बाद में बैंक में लाइन में खड़े रहते थे। अभी भी बहुत सारे बैंक में लोग जाते हैं तो लाइन में खड़े रहते हैं। उसके बाद में पैसा डिपॉजिट करते हैं। पैसा मतलब डिपॉजिट का मतलब पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं, चेक इशू कराते हैं, चेक के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। उसके बाद में आपके छोटे से छोटे पेमेंट के लिए आप लोगों को जाना पड़ता था निकालने के लिए। और जो हमारे पिछले जनरेशन के लोग हैं, जैसे हमारे पिताजी हैं या हमारे दादाजी हैं, उन लोग के टाइम में तो बैंक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि बैंक में जाना है, बैंक में लाइन में खड़ा होना है। सुबह के गए गए शाम तक लोग बैंक में खड़ा खड़ा ही रहते थे और पता चलता कभी नेटवर्क इशू है तो कभी सर्वर फेल हो गया है, कभी लिंक फेल हो गया है। इस तरीके की घटना होती थी और लोग पूरा का पूरा दिन अपना बर्बाद करके आ जाते थे। तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। लोगों को पॉकेट में पैसा लेके चलना पड़ता था। दुकान पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो कैश में पैसा दीजिए। कहीं पे कहीं पॉकेट पॉकेट से कोई निकाल लिया या पॉकेट से कहीं गिर गया या पॉकेट चोरी हो गया। उस तरीके से भी बहुत सारे पैसे के प्रॉब्लम क्रिएट हुआ करती थी। तो उसीलिए हम लोग डिजिटलाइज हो गए। सारी जो चीजें होंगी ऑनलाइन माध्यम में होंगे। अगर मेरा फोन गुम भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरा पेमेंट कोई दूसरा निकाल नहीं सकता है, चोरी नहीं हो सकता है। हम अपना क्रेडिट कार्ड मेरा गुम हो गया, डेबिट कार्ड मेरा गुम हो गया या चोरी हो गया, कुछ भी हम लोग उसको ब्लॉक करके आसानी से अपने पैसे को सेफ कर सकते हैं। तो इसी यही एक क्रांति हुई फिनटेक रेवोल्यूशन, मतलब कि जो हमारे बैंकिंग सिस्टम से जितने भी कंपनियां थी, ठीक है, तो वो क्या बोले, वित्तीय सेवाएं जो भी था, जितनी भी वित्तीय सेवाएं सेवाएं थी, पैसा डिपॉजिट करना, पैसा निकालना, किसी का लेन देन करना या लोन लेना या शेयर मार्केट में निवेश करना, ये सारा ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गया, मतलब डिजिटलाइज हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनटेक रिवोल्यूशन बोलते हैं, फिनटेक क्रांति बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि है फिनटेक। फिनटेक उन कंपनियों को कहा जाता है जो वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करती हैं। डिजिटल बैंकिंग ने ब्रांच में जाकर लाइन लगने की जरूरत को खत्म कर दिया है। ठीक है, ये सबसे अच्छा चीज है डिजिटलाइजेशन का, डिजिटल इंडिया का, कि अब हम लोग को बहुत हद तक, ठीक है, बैंक में जाने की जरूरत नहीं होती है। मैक्सिमम जो चीजें हैं, मैक्सिमम लेन देन है, मैक्सिमम सेवाएं हैं, हम लोग ऑनलाइन माध्यम से ही, डिजिटल माध्यम से ही हम लोग कर देते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसमें क्या है? डिजिटल बैंकिंग के मुख्य घटक। देखिए, इसमें एक नियो बैंक होते हैं। ये नियो बैंक्स क्या होते हैं? ये 100% डिजिटल बैंक होते हैं। 100% डिजिटल बैंक होते हैं, जिनकी कोई शाखा नहीं होती है। आपको कहीं उसका शाखा नहीं मिलेगा। ठीक है, और लेकिन लेन देन होंगी, सारी सेवाएं होंगी, लेकिन आपका कहीं उसका शाखा नहीं मिलेगा। जैसे कि जुपिटर है, एफआई है, इस तरीके से जो चीजें हैं, ये आपको केवल और केवल ऑनलाइन फॉर्म में दिखेंगी, फिजिकल रूप में नहीं दिखेंगी। ठीक है, उसके बाद एक हमारा आता है पेमेंट्स। पेमेंट्स का मतलब होता है कैसे पेमेंट हम लोग कर रहे हैं। तो पेमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, मोबाइल पेमेंट्स जो हम लोग कर रहे हैं, पेटीएम से करेंगे, गूगल पे है, यूपीआई है, आईएमपीएस है, एनईएफटी है। देखिए, ये बहुत सारा माध्यम है हम लोग का पेमेंट करने का। ठीक है, जहां पे हम लोग पैसा का आदान प्रदान, लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्लेटफॉर्म हो गया, ये एक तरीका हो गया, ये एक माध्यम हो गया हम लोग का पैसा का पेमेंट का लेन देन करने के लिए, जिसमें पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, यूपीआई हो गया, आईएमपीएस हो गया, एनईएफटी हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पीयर टू पीयर लेखा। पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या होता है? जहां लोग बैंक के बिना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे एक दूसरे को लोन देते हैं। ठीक है, पी टू पी में क्या होता है, पर्सन टू पर्सन में क्या होता है, पीयर टू पीयर में क्या होता है कि कोई बैंक की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही हम एक दूसरे को क्या करते हैं? लोन दे देते हैं, एक दूसरे से लेन देन कर लेते हैं। इसी को हम लोग पी टू पी बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये डिजिटलाइजेशन हुआ। जब बैंक डिजिटल हो गए, सारी चीजें डिजिटल होंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग को आसानी से मिल गया। अब कह रहा है यहाँ पे, फिनटेक क्रांति ने बीएफएसआई सेक्टर का लोकतांत्रिकरण कर दिया। ठीक है, लोकतांत्रिकरण मतलब क्या हुआ कि बहुत आजादी मिला, बहुत आजादी मिला।
ये जो फिनटेक क्रांति हुआ तो बीएफआई सेक्टर को बहुत आजादी मिला। इसलिए आजादी मिला कि पहले अगर किसी को शेयर मार्केट में पैसा निवेश करना होता था तो वो शेयर मार्केट के जो ब्रोकर होते थे, एजेंट होते थे, या बीमा कंपनियां के एजेंट, बीमा करना होता था तो बीमा कंपनी के एजेंट को हम लोग देखते थे कौन है, कहाँ से हैं, और हम लोग उनको बुलाते थे। अब आ तो गए, हम लोग मिल तो लिए, लेकिन उनके आने जाने का वो खर्च अलग से उनको उनको दीजिए। प्लस में आप उनको पैसा दिए हैं कैश में, तो क्या पता वो आपके पैसा को बीमा किए कि नहीं किए, हो सकता है पैसा लेके आपके भाग भी जाएं या पैसे अपने पास ही रख लें। ठीक है। तो इन सब चार सारी चीजों का बहुत रिलीफ मिला। बहुत सारी कंपनियां डिजिटल में आ गई, ऑनलाइन में। जीरोधा ग्रो जैसी कंपनियां हैं, शेयर मार्केट में निवेश करवाती हैं, एसआईपी करवाती हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई कागज कागज और पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिंपली अपने फोन में जाइए, फोन को ऑन कीजिए और सारी चीजें आपको वहां पे बिल्कुल एक तरीके से, एक बिल्कुल अच्छे प्लेटफॉर्म से मिल जाती है। ठीक है। जीरोधा और प्रो जैसी कंपनियां हैं, उन्होंने आया, हमारे पेपर वर्क खत्म कर दिए। हम लोग ब्रोकर एजेंट का कोई जरूरत नहीं है, सीधे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाइए, अपना शेयर मार्केट चूज कीजिए, अपना स्टॉक चूज कीजिए, अपना एसआईपी चूज कीजिए। वो आपको बहुत हद तक एनालिसिस भी करता है कि आप किस कंपनी में निवेश करेंगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होंगी, प्रॉफिट कम होंगी, कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है, कौन सी कंपनी का शेयर गिर रहा है। ये सब आपको क्या किया जाएगा, वहां पे एनालिसिस करके भी बताएगा लोग। ठीक है। और पहले के एजेंट क्या होते थे, पहले के दौर में जब ये फिनटेक क्रांति नहीं आई थी, पहले जो हम लोग पेपर वर्क करते थे, किसी एक एजेंट को पकड़ते थे, तो वो एजेंट क्या करता था, सिर्फ उसी कंपनी के बारे में अच्छा बताता था जिस कंपनी का वो एजेंट होता था या ब्रोकर होता था। बाकी कितनी भी अच्छी कंपनियां है उसको बताएगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये कभी भी भाग सकता है, कभी भी बंद हो सकता है। लेकिन अभी डिजिटलाइजेशन हो जाने से, फिनटेक क्रांति आ जाने से क्या हुआ कि हम लोग वो एनालिसिस भी कर पाते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है कर रही है और कौन सी कंपनी बुरी कर रही है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या हुआ, फिनटेक क्रांति से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ठीक है। उसके बाद में हम लोग को पैसे के लेन देन में भी बहुत सुविधाएं मिली। बहुत सुविधाएं क्या मिली कि भाई जैसे हम लोग बैंक में जाके लाइन में खड़े होते थे, अब कोई जरूरत नहीं है। आपको पैसा डिपॉजिट डिपॉजिट करना है, आप बैंक में जाइए, बैंक में एटीएम लगे हुए हैं, एटीएम में पैसे डालिए, आपका बैंक डिपॉजिट हो गया। आप छोटे छोटे सीएसपी केंद्र खुले हुए हैं, आप वहां जाइए, इजी वे में सब दे दीजिए, क्योंकि उन लोगों के पास भी ऑनलाइन सिस्टम है, वो इजी वे से कर देता है। बाकी पैसे की लेन देन, 2 4 10 रुपए के भी जो लेन देन होते हैं यूपीआई के माध्यम से हम लोग कर देते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, बहुत सारे ऐसे यूपीआई प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग आसानी से पेमेंट का लेन देन कर लेते हैं और हमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बल्कि एकदम आसानी से मिनटों में, सेकंडों में हमारे पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है। अभी देखिए हमारे यहाँ पे केस स्टडी का विश्लेषण है जो आपके पीडीएफ में मिलेंगे। इसमें बताया गया है कि वर्ष 2010 तक स्टॉक मार्केट में केवल 2 से 3% लोग निवेश करते थे। ब्रोकरेज फीस बहुत अधिक थी। ये ब्रोकरेज फीस क्या था कि भाई, चूंकि अब हमको शेयर मार्केट में निवेश करना है, मेरा तो घर गांव में है, मेरा तो घर एक मोहल्ला में है, हमको कहाँ पहुंचेंगे। अब ये जो ब्रोकर होते थे, ये कैपिटल में होते थे, जैसे पटना जगह जगह में हुए, मुंबई हुए, दिल्ली हुए, नोएडा जैसे जगहों पे, बेंगलोर जैसे जगहों पे हुआ करते थे। उन लोगों से संपर्क करना, उन लोगों से मिलना बहुत मुश्किल था, और मिलने के लिए भी बहुत ज्यादा उन लोगों को फीस देना पड़ता था। ठीक है। क्योंकि वो लोग बोलता था कि इतना दूर से हम आएंगे, आपका काम करेंगे, तो हमको उसका इतना परसेंटेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो बहुत सारी चीजें, इसलिए बहुत कम लोग निवेश करते थे। देखिए ये सर्वे कह रहा है कि 2 से 3% लोग ही, मतलब कि 100 लोगों में से 2 से 3 लोग ही निवेश करते थे। लेकिन जो आज क्या है कि जीरोधा जैसी फिनटेक कंपनी आ गई जो जीरो ब्रोकरेज, मतलब कि 1 रुपया भी आपसे कमीशन नहीं लेती है। ठीक है। और ये क्या करती है, आपका निवेश करती है, एनालिसिस करती है, कहाँ पे निवेश कीजिएगा, कि प्लेटफॉर्म देती है। तो इससे क्या हुआ कि लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर मार्केट में निवेश करने लगे। ठीक है। इस तरीके का ये आपका फिनटेक रिवोल्यूशन हुआ, और फिनटेक क्रांति का हम लोग का फायदा हुआ कि हम लोग को बैंक के लाइन में खड़ा नहीं होना पड़े। ठीक है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे खुदरा और कॉर्पोरेट बैंकिंग के बारे में, रिटेल बैंकिंग के बारे में। रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या होती है, देखिए सीधी सी बातें हैं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। खुदरा जो बैंकिंग होती है, ये B2C होता है, बिजनेस टू कस्टमर होता है। ठीक है। इसमें लाखों ग्राहक होते हैं। इसमें बचत खाते, व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, ऑटो लोन शामिल होते हैं। इसमें प्रति ग्राहक लाभ कम होता है, लेकिन जोखिम भी कम होता है। ठीक है। ये जो है हमारे B2C होते हैं, बिजनेस टू कस्टमर, मतलब बैंक से डायरेक्ट कस्टमर कंज्यूमर जुड़ रहा है। ठीक है। वहां पे हम लोग अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये चीजें होती हैं। तो ये हमारा खुदरा बैंकिंग मॉडल हुआ। ठीक है। है B2C का, कि बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल है, जिसमें लाखों ग्राहक होते हैं, बचत खाते, व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, ऑटो लोन इत्यादि, ये सब सारी चीजें मिलती हैं। इसमें प्रति ग्राहक जो लाभ होता है वो कम होता है, लेकिन जोखिम भी कम होता है। देखिए जहां पे प्रॉफिट कम होगा
रिस्क कम होगा। जहां पे प्रॉफिट ज्यादा होंगे, रिस्क ज्यादा होंगे। अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट बैंकिंग की। ये क्या होता है? ये बी टू बी होता है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस मॉडल होता है। इसमें बड़ी कंपनियां आती हैं, सरकारी संस्थाएं आती हैं, एमएसएमई आती हैं, लघु उद्योग आता है। ठीक है। इसमें वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होती है, मतलब फैक्ट्री बनाने के लिए मिलता है, व्यापार चलाने के लिए मिलता है। इसमें रिस्क ज्यादा होते हैं, पैसे डूबने के रिस्क क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, लेकिन प्रॉफिट भी बैंक को ज्यादा होता है। तो दो तरीके का बैंकिंग है, एक खुदरा बैंकिंग है, रिटेल बैंकिंग, और एक कॉर्पोरेट बैंकिंग है। ठीक है। खुदरा बैंकिंग में बैंक को क्या होता है? ज्यादा प्रॉफिट होता है, ग्राहक कम प्रॉफिट होता है, ग्राहक को भी कम प्रॉफिट होता है, लेकिन जोखिम कम होता है। कॉर्पोरेट में बैंक को प्रॉफिट तो ज्यादा होती है, रिस्क ज्यादा होता है, पैसे जो डूबने की चांसेस होती हैं वो ज्यादा होती हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग जो आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है। केस स्टडी देखिए, इसमें एक केस स्टडी दिया गया है कि एक बड़ी निर्माण कंपनी को एक नया हाईवे बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए ऋण की आवश्यकता थी। कोई भी एक बैंक इतना बड़ा जोखिम अकेले नहीं लेना चाहता था। ठीक है। अब देखिए कॉर्पोरेट बैंकिंग में चला गया, 2000 करोड़ रुपया अगर मान लीजिए कि एक कंपनी लिया हाईवे बनाने के लिए, अगर कहीं वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाया या हाईवे किसी कारणवश नहीं हो पाए, जैसे आज हाईवे बनाया, कल मान लीजिए कि भूकंप आ गया, पूरा उसका हाईवे ही टूट गया, या जो उसके इंजीनियर है या जो उसके कर्मचारी हैं उसमें जो घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है, जैसे सीमेंट का मात्रा कम देना या गिट्टी का मात्रा कम देना, या आपका जो चारकोल आता है उसका मात्रा कम देना। ठीक है। ये सब चीजें की वजह से क्या होगा? हाईवे जल्दी खराब हो गया, हम उससे रेवेन्यू क्रिएट ना कर पाए, तो वो कंपनी कहाँ से बैंक को उतना पैसा दे पाएगी? ठीक है। तो कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या है कि भैया एक चीज है कि भाई लोन तो ज्यादा है, लेकिन अगर पैसा मिलेगा तो ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन रिस्क भी ज्यादा रहेगा। ठीक है। तो उस कंपनी को बैंक लोन एक बैंक नहीं दिया, तो उसमें एक सिंडिकेटेड लेंडिंग कर दिया, मतलब कि 5 बैंक मिलकर एक समूह बनाए, सिंडिकेट बनाए, और उसको 2000 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन कर दिया। ठीक है कि चलो भाई, अगर लॉस भी होगा तो पांचों कंपनियों में बटेगा, प्रॉफिट भी होगा तो पांचों बैंकों में बटेगा। ये चीज होता है। तो इस तरीके से आप लोग जब पीडीएफ पढ़ रहे हो तो ये वर्क भी कीजिए और आप केस स्टडी भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है निवेश बैंकिंग और शेयर बाजार। देखिए मैं इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं कि निवेश बैंकिंग जो है, इन्वेस्टमेंट जो बैंकिंग है, वो शेयर मार्केट में निवेश कीजिए, आप किसी कंपनी का शेयर खरीदिए या म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। ये सब जो चीजें होता है, ये होता है आपका निवेश बैंकिंग में। ठीक है। जिसमें आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है तो वो अपना शेयर देती है कि आप मेरा एक शेयर का कीमत इतना रुपया है। ठीक है। तो ये सब चीजें जो होते हैं, ये आईपीओ के माध्यम से हम लोग अपना शेयर परचेज करते हैं, तो ये भी एक तरीका होता है कंपनियों के बीच, बैंकों के बीच में। ठीक है। उसके बाद विलय और अधिग्रहण प्रक्रिया होता है। ठीक है। उसके बाद में कैपिटल राइजिंग होती है, जैसे कि किसी कंपनी को बहुत पैसा चाहिए होता है, तो वो इक्विटी या बॉन्ड के माध्यम से लोगों को बेच के और पैसा अपना जरूरत पैसा क्रिएट करता है, उस पैसे को मार्केट में लगाता है। मार्केट से जब पैसा अच्छा खासा अर्न कर लेता है, तो कुछ प्रॉफिट में से आपको भी देता है और कुछ प्रॉफिट उसके पास ही रह जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा। आप लोग अच्छे से पीडीएफ पढ़िएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ग्राहक संबंध प्रबंधन। देखिए किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी सेक्टर के बिजनेस को चलाने के लिए आपके ग्राहक के साथ आपका संबंध अच्छा होना चाहिए। आपको ग्राहक से बात करना, ग्राहक को समझाना, ग्राहक को कन्विंस करना आना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम बैंक में जाते हैं, किसी बैंक में जैसे गए, वहां का जो कर्मचारी है हमारे साथ रूडली बिहेव कर रहा है, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। ठीक है। हम क्या करते हैं? बैंक में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं, हम बैंक में अकाउंट नहीं ओपन करेंगे। बैंक में जब अकाउंट नहीं ओपन करेंगे तो बैंक में हम डिपॉजिट नहीं करेंगे, जब बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे तो बैंक के पास पैसे की कमी होगी। बैंक के पास पैसे की कमी होगी तो सामने वाले को लोन नहीं देगा, जब सामने वाले को लोन नहीं देगा तो उस लोन के बिहाफ पे उसको ब्याज नहीं मिलेगा, जब उसको ब्याज नहीं मिलेगा तो फिर सामने वाले को प्रॉफिट नहीं दे पाएगा, तो उसकी बैंक जो होगी क्या, दिवालिया होने के कगार पे आ जाएगी। तो इसीलिए हमेशा बैंक वाला चाहता है कि हम कस्टमर के साथ एक अच्छा व्यवहार बना के रहें। लेकिन भारत में अभी ये स्थिति है कि कुछ बैंक जो ऐसे हैं, जो बैंक का मैं नाम तो नहीं लूंगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, लेकिन कुछ बैंक ऐसे हैं जहां पे जाइएगा तो वो लोग का दादागिरी रहता है, कभी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, लिंक फेल है तो सर्वर नहीं है, तो कैश नहीं है। लेकिन कुछ जो बैंक है, प्राइवेट सेक्टर के कुछ बैंक है, गवर्नमेंट सेक्टर के भी कुछ बैंक है, जहां पे आप जाइएगा तो आपको एट ए टाइम सोल्यूशन मिलेगा। आपके पास एक सीआरएम आएंगे जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते हैं, या मैनेजर होते हैं, वो आएंगे आपको 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 अटेंड करेंगे, आपसे आपकी प्रॉब्लम पे बात करेंगे, उसके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे, और फिर आपके वो प्रक्रिया को, उस काम को करने में जो भी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। मतलब कि आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके जो भी होंगे
रिलेशनशिप मैनेजर जो भी होंगे, आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देके और आपकी प्रक्रिया को पूरी करने में अंतिम पड़ाव तक आपके साथ रहेंगे, जब तक कि आपकी वो प्रक्रिया पूरी न हो जाए। चाहे वो अकाउंट ओपनिंग की बात हो, चाहे क्रेडिट कार्ड की बात हो, चाहे लोन की बात हो, किसी भी चीजों की बातें होंगी, वो आपके लिए खड़े रहेंगे और आपके बिहाफ में बैंक में काम करते रहेंगे और करवाते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज होता है ग्राहक संबंध प्रबंधन। तो इसी के लिए बीएफएसआई सेक्टर में पहले सिस्टम नहीं था, लेकिन बाद में, पहले सिस्टम गांवों में नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे गांव में भी आ रहा है कि हर एक बैंक में सीआरएम जो होते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप जो मैनेजर होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे बैंक हैं कि उनके जो सीआरएम हैं वो आपके घर तक आ जाते हैं आपको सोल्यूशन देने के लिए। जैसे आपका चेक चेक इशू नहीं हो रहा है, या चेक में कोई गड़बड़ी आ गई है, या आपके क्रेडिट कार्ड में कुछ गड़बड़ी आ गई है, या आपको कैश की सुविधा की कैश चाहिए होगा, तो आपको आके आपके घर पे ही आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन देके जाते हैं। कुछ ऐसे बैंक हैं जो आज भी गांव में इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो ये एक होता है ग्राहक संबंध प्रबंधन। बैंक चाहता है कि हमारा ग्राहकों के साथ संबंध अच्छा रहे, क्योंकि जिस बैंक में जितने कस्टमर होंगे, जिस बैंक में जितने ग्राहक होंगे बड़े लेवल पे, उतना बैंक में पैसा कैश डिपॉजिट होगा और लोग लोन भी लेंगे, जिससे बैंक प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज्यादा से ज्यादा कर पाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जितने अकाउंट होंगे बैंक में उतने पैसे जमा होंगे, पैसे जमा होंगे तो पैसा जमा बैंक कैसे करता है, कम ब्याज पे करता है और लोन देता है ज्यादा ब्याज पे। तो जितने ज्यादा पैसे जमा होंगे और जितने कम से कम, जितने ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए हर बैंक वाले चाहते हैं कि हमारे कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा रहे और कस्टमर बार बार हमारे बैंक में विजिट करें और अच्छा से अच्छा इन्वेस्टमेंट करें। चाहे वो बॉन्ड्स के रूप में हो, चाहे वो एफडी के रूप में हो, फिक्स डिपॉजिट के रूप में हो, चाहे इंश्योरेंस के रूप में हो, चाहे आपके किसी भी रूप में हो, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन आप बैंक आपको अपने साथ जोड़े रखता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कस्टमर मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर वही असाइनमेंट आप लोग पूरा कीजिए, पीडीएफ में देखिए क्या चल रहा है, उसमें क्या क्या दिया गया आपके लिए। अब कह रहा है कि बीएफआई सेक्टर में शानदार कैरियर का अवसर। देखिए अभी बहुत सारे जो बैंक है ना, बहुत सारे बैंक जो हैं, प्राइवेट बेसिस पे भी, गवर्नमेंट बेसिस पे तो हायर होता ही होता है एग्जाम से, जैसे आईबीपीएस का एग्जाम हो, या आपका सेवी का अलग एग्जाम होता है, नाबार्ड का अलग एग्जाम होता है, या आपका इंश्योरेंस का अलग एओ डबल एओ के नाम से इंश्योरेंस सेक्टर का एग्जाम आता है। तो वैसे तो होता ही होता है। कुछ लोग, कुछ बैंक जो हैं, जो कुछ फाइनेंशियल सेक्टर, बीएफएसआई सेक्टर के जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं, वो आपको प्राइवेट बेसिस पे भी हायर करता है। रिलेशनशिप मैनेजर के बारे में जैसे मैंने अभी इसके ऊपर वाले टॉपिक में बताया, उसके रूप में, क्रेडिट कार्ड रिस्क जो एनालिसिस करता है उसके रूप में, इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में, इस सब चीजों के लिए आपको बैंक हायर करता है कि भाई आप हमारे पास आइए, लोगों को जुड़िए, ग्राहक को जुड़िए, बेहतर सुविधा दीजिए, लोगों के साथ, ग्राहक के साथ बढ़िया संबंध बनाइए, उनको लोन प्रोवाइड करवाइए, उनसे पैसा क्रेडिट करवाइए, एफडी करवाइए, म्यूचुअल फंड करवाइए, इंश्योरेंस परचेज करवाइए। और बैंक में बहुत तरीकों की चीजें होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, इक्विटी होते हैं, इस तरीके की चीजों का आप सेल करवाइए। तो अलग अलग, जैसे अभी आप लोग देखे होंगे कि पटना स्टेशन पे जाइएगा तो वहां पे एसबीआई वाले मिल जाएंगे और भी बैंक वाले मिल जाएंगे, सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या एसबीआई का? वहां पे खड़े हैं, आपको रोक रोक के पूछेंगे कि एसबीआई का क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या? ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं, इसी में, इसमें हम लोग अपना करियर बना सकते हैं अगर हमारे पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, अच्छा हमको ग्राहक को बात करने का तरीका आता है, ग्राहक को कन्विंस करने का तरीका आता है, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी है, बात करने का तरीका अच्छा है, मेरा बिहेव अच्छा है, तो हम लोग आसानी से बीएफएसआई सेक्टर में जा सकते हैं और बीएफएसआई सेक्टर में जाके अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। आज के टाइम पे एक बीएफ